सत्यनारायण उच्च शिक्षा संस्थान तुलसीपुर ज्ञान संपदा के YouTube चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछली वीडियो में पढ़ चुके थे कि फसल कितने प्रकार से होती है। फसल मुख्यतः 3 प्रकार से होती है, रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। आइए आज हम लोग अध्ययन करेंगे फसल चक्रण। फसल चक्रण को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्रॉप्स रोटेशन। अलग अलग फसलों को एक निश्चित समयांतराल और एक निश्चित क्रम में बोने की प्रक्रिया को हम लोग फसल चक्रण के नाम से जानते हैं। फसल चक्रण को हम लोग क्रॉप्स रोटेशन भी कहते हैं। अब फसल चक्रण की प्रक्रिया को अपनाने से जो भूमि की जैविक, रासायनिक और भौतिक क्रियाएं होती हैं उनका संतुलन बना रहता है। उनका संतुलन बना रहने से क्या होता है, जो भूमि की उर्वरा शक्ति होती है वो उपजाऊ रहती है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फसल चक्रण के नाम से जानते हैं। अब बात आती है द प्रिंसिपल्स ऑफ क्रॉप्स रोटेशन, यानी फसल चक्रण के सिद्धांत को कैसे जानते हैं या कैसे जानेंगे हम लोग। भूमि की उर्वरा शक्ति को ध्यान में रखते हुए हम लोग फसल चक्रण के सिद्धांत को पढ़ेंगे। जैसे पहला हमारा क्या होता है? गहरी जड़ों वाली फसलों के बाद फसलों के या फसल कहते हैं, फसल के बाद उथली जड़ वाली फसल। पहला सिद्धांत हमारा है फसल चक्रण में गहरी जड़ों वाली फसल के बाद उथली जड़ वाली फसल को बोना चाहिए। इससे क्या होता है कि जैसे मान लिया गहरी जड़ वाली फसल है और उथली जड़ वाली फसल है, ये भूमि की बराबर सतहों से खनिज लवण को अवशोषित नहीं करती हैं। गहरी जड़ वाली फसल जो होगी वो थोड़ा नीचे सतह से खनिज लवण को अवशोषित करेगी और जो उथली जड़ वाली फसल होगी यानी भूमि की थोड़ा ऊपरी सतह से खनिज लवण को अवशोषित करके अपने भोजन का निर्माण करती है। इस प्रकार से क्या होता है कि पहले हम लोग गहरी जड़ वाली फसल को बाद के बोने के बाद क्या करेंगे, हम लोग उथली जड़ वाली फसल को उगाएंगे। इससे भूमि की क्या होती है? उर्वरा शक्ति मेंटेन रहती है या बराबर बनी रहती है। इससे क्या होगा? दोनों फसल की पैदावार क्या होगी? अच्छी होगी और उर्वरा शक्ति भी भूमि की बनी रहेगी। इसमें आपका उदाहरण भी होगा। पहला होगा अरहर के बाद होगा हमारा क्या? गन्ना। और कपास के बाद क्या होगा हमारा? मटर। यानी पहले सिद्धांत में हम लोगों ने देखा कि गहरी जड़ वाली फसल के बाद उथली जड़ वाली फसलों को उगाना चाहिए। अरहर गहरी जड़ वाली फसल है, गन्ना उथली जड़ वाली फसल है। इससे दोनों फसलों की पैदावार हमारी अच्छी रहेगी और ये भूमि की अलग अलग सतह से अपने खनिज लवण को अवशोषित करके भोजन का निर्माण करती हैं। इस प्रकार से ये हमारा पहला सिद्धांत होता है। दूसरा सिद्धांत हमारा क्या है? फलीदार फसल के बाद
फलहीन फसल, फलहीन फसल। आइए दूसरे सिद्धांत में हम लोग जानेंगे फलीदार फसल के बाद फलहीन फसल को उगाना चाहिए। इसमें क्या होता है, जो फलीदार फसलें होती हैं वो भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाती हैं। अब भूमि की उर्वरा शक्ति को कैसे बढ़ाती हैं, जैसे हम लोग फलीदार फसल को बोते हैं। फलीदार फसल में मान लिया कि हमारा क्या आ गया, मटर आ गया। ये हमारी फलीदार फसल हैं। इस फलीदार फसल में जो मटर होता है उसमें गांठें होती हैं। जब हम लोग फलीदार फसलों को काट लेते हैं तो इनकी जो गांठें होती हैं वो भूमि में रह जाती हैं और ये भूमि में रह जाने के बाद क्या करती हैं, नाइट्रोजन को संग्रहित करती हैं या इकट्ठा कर लेती हैं। इनमें एक बैक्टीरिया होता है, एक बैक्टीरिया होता है बैसिलस रेडिसिकोला। ये बैसिलस रेडिसिकोला बैक्टीरिया होता है जो नाइट्रोजन को संग्रहित करता है। जब हम लोग फलहीन फसल को बोते हैं तो वो मृदा को बहुत उपजाऊ बना देता है। इसलिए हम लोगों को फलीदार फसल के बाद ही फलहीन फसलों को बोना चाहिए, जिससे हम लोगों का फसल चक्रण चलता रहता है और भूमि की उर्वरा शक्ति भी मजबूत रहती है। तीसरा आता है अधिक खाद चाहने वाली फसल के बाद कम खाद चाहने वाली फसल। तीसरा सिद्धांत फसल चक्रण का हमारा है अधिक खाद चाहने वाली फसल के बाद कम खाद चाहने वाली फसल। अब ये हमारा फसल चक्रण में तीसरा सिद्धांत होगा, अधिक खाद चाहने वाली फसल के बाद कम खाद चाहने वाली फसलों को ही उगाना चाहिए। इसलिए उगाना चाहिए क्योंकि जैसे मान लिया कि आलू हुआ, तंबाकू हुआ इत्यादि जो फसलें होती हैं इनमें खाद की बहुत अधिक आवश्यकता पड़ती है, तभी ये उपजाऊ होती है। अब इसको हम लोग पैदा करने के बाद जो भी फसलें होंगी कम खाद चाहने वाली उसको हम लोग उगाएंगे। उससे भी हम लोगों की भूमि की जो उर्वरा शक्ति होगी वो बनी रहा है। हमारा अधिक पानी चाहने वाली फसल के बाद कम पानी चाहने वाली फसल। अब आइए हम लोग देखेंगे जो फसल चक्रण का चौथा सिद्धांत होगा, अधिक पानी चाहने वाली फसल के बाद कम पानी चाहने वाली फसलों को ही उगाना चाहिए। क्यों उगाना चाहिए इसके बारे में आइए हम लोग जानेंगे कि अधिक अगर पानी चाहने वाली फसल को हम लोग बार बार उगाएंगे तो इसमें क्या होता है कि वायु का जो संचार का माध्यम होता है, वायु संचार माध्यम जो होता है वो क्या होता है, रुकने लगता है। जो मृदा में वायु संचार यानी कि हवा जो प्रवेश करती है उसका जो माध्यम होता है वो क्या होता है, बंद हो जाता है या रुकने लगता है। अब जब अधिक पानी चाहने वाली फसलों में जब भी वायु का संचार बंद होगा या रुकने लगेगा या कह सकते हैं कि कुछ प्रभावित होने लगता है, तो क्या करते हैं, उसमें होता क्या है, जो रासायनिकों का यानी कि जो भी हम लोग खाद
डालेंगे तो वो जो रासायनिक होता है या रसायन होता है उनका आदान प्रदान नहीं हो पाता है। इससे क्या होता है कि अगर हम लोग मृदा में वायु के संचार को खोलना है तो कम पानी चाहने वाली फसलों को ही उगाएंगे। जैसे मान लिया कि एग्जाम्पल क्या होगा, ज़्यादा पानी चाहने वाली फसल के बाद क्या होता है, धान। धान के बाद कम पानी चाहने वाली फसल क्या होगा, जैसे मान लिया चना भी होता है, इसमें पानी क्या होगा, कम लगेगा। तो इससे हम लोगों को स्पष्ट होता है कि यहाँ पे वायु संचार का माध्यम जब भी रुकेगा तो जो रासायनिक का आदान प्रदान कम होता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि कम पानी चाहने वाली फसलों को वहाँ पे उगाएंगे, जिससे क्या होता है, वायु संचार का जो माध्यम होता है वो रुकता नहीं है और मृदा की जो उर्वरा शक्ति होती है वो बनी रहती है। इस प्रकार से हम लोग इसमें जाने कि अधिक पानी चाहने वाली फसल में वायु संचार का माध्यम रुकता है तो क्या करते हैं, कम पानी चाहने वाली फसलों को उगाकर हम लोग वायु संचार का माध्यम कम नहीं होने देते हैं या रुकेगा नहीं। पांचवा सिद्धांत हमारा क्या है, अधिक निराई गुड़ाई वाली फसल के बाद कम निराई गुड़ाई वाली फसलों को उगाना चाहिए। पांचवा है हमारा अधिक निराई गुड़ाई, अधिक निराई गुड़ाई वाली फसल के बाद कम निराई गुड़ाई वाली फसल। अब इसमें बात यह आती है कि अधिक निराई गुड़ाई वाली फसल के बाद कम निराई गुड़ाई वाली फसल को क्यों बोना चाहिए। इसलिए बोना चाहिए कि जब भी हम लोग किसी भी फसल की अगर निराई और गुड़ाई ज़्यादा करते हैं तो क्या होता है, उस मृदा की संरचना पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जब भी मृदा की संरचना पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा तो क्या होता है, हम लोगों की जो मिट्टी होती है वो कम उपजाऊ होने लगती है। जब कम उपजाऊ होने लगेगी तो क्या होगा, हम लोगों की भूमि की उर्वरा शक्ति कम होने लगेगी। इसीलिए क्या करते हैं, ज़्यादा निराई गुड़ाई वाली फसल के बाद हमको कम निराई गुड़ाई वाली फसलों को ही बोना चाहिए। इसलिए बोना चाहिए क्योंकि उसकी उर्वरा शक्ति भी मजबूत होती है। तो इसका उदाहरण क्या होगा, हमें अधिक निराई गुड़ाई वाली फसल जैसे क्या होती है, आलू होती है। आलू के बाद हमें तंबाकू की फसल को उगाना चाहिए। मक्का की फसल में भी ज़्यादा निराई गुड़ाई होती है तो हमको मटर और चने की फसल को उगाना चाहिए। आइए हम लोग छठे सिद्धांत पढ़ेंगे। छठा सिद्धांत फसल चक्रण का, भूमि में विषैले पदार्थ को बढ़ने से हम लोग कैसे रोक सकते हैं। हम इस तरीके से रोक सकते हैं कि जैसे मान लिया कि धान की फसल को हमने उगाया, इसमें कोई भी विषैला पदार्थ अगर आया तो हम लोग क्या करते हैं, उस फसल को बदल देते हैं और क्या बो देते हैं, चने की फसल को उगा देते हैं। तो इस प्रकार से उसमें मृदा में जो भी विषैला पदार्थ होगा वो बढ़ने से क्या होगा, रुक जाएगा। तो क्या करते हैं, भूमि में विषैले पदार्थ को बढ़ने से रोकने के लिए हम लोगों को फसलों को बदल बदल कर बोना चाहिए। इससे विषैले पदार्थ कम होंगे या उसको बढ़ने से हम लोग रोक सकते हैं। सातवां सिद्धांत है हमारा कीट पतंगों के प्रकोप को रोकना। कीट पतंगों के प्रकोप
प्रकोप को रोकना। आइए हम लोग जानेंगे सातवां, कीट पतंगों के प्रकोप को कैसे रोक सकते हैं। हम लोग इस तरीके से भी रोक सकते हैं कि फसल को हेर फेर करके यानी कि बदल बदल करके बोना चाहिए, जिससे क्या होता है, मान लिया कि कोई भी कीट पतंग अगर एक फसल पर उसका प्रकोप है तो फसल को बदल देना चाहिए। उससे क्या होता है कि जो उसका प्रकोप होता है वो कम होने लगता है। अगर हम लोग फसल का हेर फेर नहीं करेंगे तो जो कीट पतंगों का प्रकोप होगा, एक ही फसल को अगर बार बार बोएंगे तो हमारी जो मृदा होगी वो कम उपजाऊ होगी, यानी कि उसकी उर्वरा शक्ति जो होती है वो कम होने लगेगी। इस तरीके से हम लोग कीट पतंगों के प्रकोप को, फसल को हेर फेर करके रोक सकते हैं या बदल कर रोक सकते हैं। आठवां हमारा क्या होगा, आठवां से कृषि साधनों का पूर्ण रूप से हम लोग को उपयोग करना चाहिए, जिससे क्या होता है, फसल को अदल बदल कर ही बोना चाहिए, जिससे बैल या मनुष्य या मजदूर जो भी होता है उनकी शक्ति बराबर बनी रहे। ये हमारा फसल चक्रण का आठवां सिद्धांत हुआ। नौवां सिद्धांत हमारा क्या होता है, भूमि को खाली छोड़ना। क्या होता है, भूमि को खाली छोड़ना। आइए नौवें सिद्धांत में हम लोग पढ़ेंगे भूमि को खाली छोड़ना। अब ये बात कहाँ से आ गई कि भूमि को कुछ दिनों के लिए खाली क्यों छोड़ देना चाहिए। भूमि को कुछ समय के लिए खाली इसलिए छोड़ देना चाहिए कि जब भी हम लोग लगातार एक फसल के बाद दूसरी फसल का उगा रहे हैं या दूसरी फसलों को उगा रहे हैं तो क्या होता है, जो हमारी मृदा की उर्वरा शक्ति होती है वो क्या होती है, कम होने लगती है। जब भूमि की उर्वरा शक्ति कम होने लगेगी तो उसमें जो भूमि होगी वो कम उपजाऊ होगी। इसलिए अगर हम कुछ समय के लिए उस मृदा को खाली छोड़ देंगे तो उसमें जो भी खरपतवार नष्ट होंगे वो क्या बन जाएंगे, एक खाद के रूप में प्रयोग कर लिया जाएगा और वो मृदा क्या होगी, उपजाऊ हो जाएगी। तो इसलिए हम लोग भूमि को कुछ समय के लिए खाली छोड़ देना चाहिए। समाज सिद्धांत क्या है, कृषक की योग्यता। फसल चक्रण का लास्ट सिद्धांत कृषक की योग्यता। ये कृषक की योग्यता क्या होती है, जैसे मान लिया कि कोई रोगी है, उस रोगी का इलाज करने के लिए एक योग्य डॉक्टर होता है। उसी तरीके से जब भी हम लोग फसलों को उगाते हैं या फसलों को अदल बदल कर बोते हैं तो अच्छी किस्म के फसलों को उगाएगा और क्या होगा, उसकी जो उर्वरा शक्ति होगी वो भी अधिक ज़्यादा होगी और उसको अधिक लाभ होगा। इस तरीके से आज हम लोगों ने क्रॉप्स रोटेशन पढ़ा। अलग अलग फसलों को एक निश्चित समयांतराल के बाद एवं एक निश्चित क्रम के बाद जो भी हम लोग फसलों को उगाते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फसल चक्रण बोलते हैं। फसल चक्रण यानी क्रॉप्स रोटेशन, और इसके जो सिद्धांत हुए उसके बारे में आज हम लोगों ने अध्ययन किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जुताई एवं बुआई के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।